हेलो एवरीबॉडी। तो ये है चैप्टर सर्कल यानी कि वृत्त। तो देखो पहले क्लास 10th में वो करता था वृत्त और स्पर्श रेखा नाम का एक और चैप्टर, अब वो अलग अलग कर दिया। क्लास 9th में वृत्त रह गया, उसमें वृत्त से संबंधित सारी विशेषताएं सर्कल के, और क्लास 10th में स्पर्श रेखा टेंजेंट, सर्कल का टेंजेंट, ये चैप्टर दे दिया। तो ये बना रहे हैं 9 10 दोनों के लिए। 9th वाले रहेंगे तो उनका रहेगा, और 10th वाले 9th वाला अगर भूल करेंगे तो उनको प्रॉब्लम होगा टेंजेंट पढ़ने में। ठीक है, वृत्त का अगला वाला जो चैप्टर है तो उनके लिए भी है। ठीक है, तो वृत्त क्या होता है उसकी परिभाषा पहले जान लो, डिफिनीशन। वृत्त किसी बिंदु का एक ऐसा बिंदुपथ होता है। ठीक है, वृत्त एक बिंदुपथ होता है जो किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पे हमेशा बना रहता है। देखो जैसे ये एक निश्चित बिंदु हो गया, ठीक है। अब मान लो कोई एक बिंदु यहाँ ले ली, तो यहाँ से जो दूरी है यही दूरी समान बनी रहे, ऐसे बिंदुओं का ये रास्ता होता है। ठीक है, जो इससे समान दूरी पर होता है। तो वृत्त क्या होता है, किसी एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर बिंदुओं का पथ होता है, बिंदुपथ। वृत्त एक वृत्त जो है बिंदुओं का ऐसा बिंदुपथ होता है जो किसी एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर होते हैं। देखो हर जगह समान दूरी रहेगा, ठीक है, यहाँ। और ये जो निश्चित बिंदु है उसी को कहते हैं सेंटर, केंद्र। ठीक है, और इस बिंदु को यहाँ ये वृत्त यानी कि सर्कल के किसी भी बिंदु से मिला दें, इसको कहते हैं त्रिज्या। ठीक है, क्योंकि हर जगह समान दूरी है, इक्वल डिस्टेंस है, यानी कि वृत्त की सारी त्रिज्याएं बराबर होती हैं। ये हो गया। अच्छा, जैसे मान लो कोई वृत्त है, ठीक है, अंडा बन गया, तो अरे लंगड़ा वो कंपास लेके लंगड़ा लेके बढ़िया से बना सकते हो। तो इसमें देखो सेंटर यानी कि केंद्र को ओ से दर्शाते हैं। ठीक है, अब यहाँ मान लो मिला दिए, ये त्रिज्या को स्मॉल आर से दर्शाते हैं। ठीक है, अब अगर वृत्त के किसी दो भाग को कोई एक रेखाखंड काटता है तो इसे वृत्त की जीवा कहते हैं, जीवा। ठीक है, ये जीवा है। और वृत्त की तो इसकी वृत्त की ढेर सारी जीवाएं हो सकती है, ठीक है, ऐसे ऐसे, लेकिन वृत्त की वो जीवा, ठीक है, जो केंद्र से होकर जाए, वृत्त की वो जीवा जो केंद्र से होकर जाए उसे व्यास कहते हैं। ठीक है, और बड़ा सा बना दें, क्या दिख रहा है उसमें। अब देखो, अच्छा यहाँ ध्यान से देखो, मैंने कहा कि केंद्र से वृत्त के किसी भी बिंदु पे मिला दें वो त्रिज्या होगी। तो देखो यहाँ केंद्र से ये इतना एक त्रिज्या हो गया, ठीक है, और यहाँ से इतना एक त्रिज्या, यानी कि क्या हुआ, व्यास में दो त्रिज्याएं होती हैं, यानी कि व्यास जो है त्रिज्या के दुगने के बराबर होता है। ठीक है, तो अगर हम व्यास को इंग्लिश में कहते हैं डायमीटर और त्रिज्या को रेडियस। चलो ये लिख देते हैं, त्रिज्या को कहते हैं रेडियस इंग्लिश में, ठीक है, और व्यास को कहते हैं डायमीटर। ठीक है, इसको स्मॉल आर से दर्शाते हैं, रेडियस को, त्रिज्या को, ठीक है, और व्यास को डी से दर्शाते हैं, कैपिटल डी से दर्शा दो चाहे स्मॉल डी से, नो प्रॉब्लम, क्योंकि डी फॉर ये खाली बचा है। और नहीं तो साइंस में जाएंगे तो डी फॉर डेंसिटी हो जाएगा, घनत्व। तो यहाँ देखो क्या समझे, व्यास में दो त्रिज्या होती है, एक तो ये हो गया, एक तो ये हो गया, यानी कि डी बराबर क्या हो जाएगा, 2r, या यूं पहले r बराबर क्या होगा, d बटे 2 जीवा। ठीक है, अरे व्यास का आधा, व्यास अगर त्रिज्या का दुगना है तो त्रिज्या क्या होगा, व्यास का आधा। ठीक है, अब यहाँ से हम फार्मूला भी निकाल लेंगे वृत्त के परिमाप का और क्षेत्रफल का, निकाल लें, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा अभी और चीजें जान लूं, जीवा हो गया, त्रिज्या हो गया, व्यास हो गया, ठीक है, ये त्रिज्या था और ये व्यास। चलो एक और वृत्त बना लेते हैं, अंडा बन गया। चलो मान लो ये सर्कल है वृत्त, ठीक है। तो जैसे यहाँ एक पॉइंट ले लिए और ये एक पॉइंट, ठीक है, चलो एक पॉइंट यहाँ ले लिए, ये हो गया P और ये हो गया Q, और चलो अच्छा ये X हो गया मान लो। तो अगर इतने की बात की जाए, ठीक है, इतने की बात की जाए, इतने की, तो इसको कहा जाता है हिंदी में चाप, चाप PXQ। ठीक है, इसको हम जो है इसे घड़ी के सुइयों के विपरीत दिशा में यानी कि वामावर्त दिशा में इसको पढ़ते हैं। तो क्या पढ़ेंगे, चाप PXQ। इसको चाप ना लिख के आप इसको ऐसे लिख सकते हो, PXQ लिख के इसके ऊपर ये लगा दो। देखो यही तो है, ऐसे कर्व बना है ना, ये देखो यही, मतलब ये इतना कटा हुआ, ठीक। अच्छा ये लघु चाप हो गया, ये देखो ये छोटा चाप है ना, और अगर यहाँ से लेके यहाँ तक की बात की जाए, Q से लेके P तक, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, दीर्घ चाप। ठीक है, ये लघु चाप हो गया, लघु चाप। चाप को इंग्लिश में आर्क कहते हैं। लघु चाप का यानी कि छोटा चाप को कहेंगे माइनर आर्क, और बड़ी चाप यानी कि दीर्घ चाप को मेजर आर्क, मेजर माइनर। और दीर्घ चाप क्या हो जाएगा, ये QP, Q से लेके P तक, QP, ये हो गया, चाप जान गए। अच्छा ये देखो, अब जैसे कि चलो एक ये क्या है, नहीं तो जीवा है, जीवा है, ठीक है, जीवा को इंग्लिश में कॉर्ड कहते हैं। चलो यहाँ लिख दें, जीवा को कहते हैं कॉर्ड, ठीक है, CH का होगा यहाँ, क्या नहीं, ठीक है, बहुत जगह ऐसे होता है जहाँ, ठीक। तो ये देखो जब वृत्त का हम ये जीवा खींचते हैं तो ये वृत्त को दो भाग में काट देता है ना, ठीक, ये नीचे एक भाग एक भाग ऊपर, तो इस हाँ
ये जो है इस छोटे भाग को कहते हैं लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड, और इस बड़े भाग को कहते हैं दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है, ये समझ गए। और अभी मिटा के और बना लें कि कहाँ, यहाँ थोड़ा जगह, यहाँ तक दिख रहा है। चलो अच्छा मिटा लेते हैं। अभी और बताना है। देखो एक वृत्त बना लिए सर्कल, अरे तो चल भी नहीं किया ये। चलो मान लो यहाँ इसका सेंटर यहाँ, अगर हम इस सेंटर को यानी केंद्र से वृत्त के किसी दो भाग को ऐसे मिला दें, ठीक है, तो अब देखो ये भी वृत्त को, अब देखो क्योंकि ये त्रिज्याएं वृत्त को दो भाग में बांट रही है ना, ये दो त्रिज्याएं, इसको देखो एक भागीय हो गया, एक भागीय हो गया, तो इसको कहेंगे त्रिज्यखंड। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, त्रिज्यखंड। अगर जीवा दो भाग में करेगा तो उसे वृत्तखंड कहेंगे, और त्रिज्या दो भाग में करेगा तो त्रिज्यखंड कहेंगे। ठीक है, त्रिज्यखंड। तो ये क्या होगा, लघु त्रिज्यखंड, और ये दीर्घ त्रिज्यखंड। अरे त्रिज्यखंड समझ गए ना, अब लघु दीर्घ लगा लेना, जो छोटा होगा लघु, जो बड़ा होगा दीर्घ। और वृत्त पे जो दिशाएं ली जाती हैं दो तरह की होती हैं। ठीक है, यहाँ बना दें। अब देखो, अरे हट, ये वृत्त का अंडा उदाहरण, चलो भी उतना बढ़िया कहाँ बना मिलेगा हाथ से। देखो इस पे कोण या और कुछ मापने की दो दिशाएं हैं, दो तरह से हैं। क्या, एक घड़ी, देखो घड़ी की सुइयां किधर चलती हैं, इधर बाएं से दाएं की हो, ऐसे ऐसे टिक 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 ऐसे चलती है ना, ऐसे ऐसे। तो घड़ी की सुइयां जिस दिशा में चलती हैं, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त याद रख लेना, ठीक है, दक्षिणावर्त। इंग्लिश में कहते हैं क्लॉक वाइज। क्लॉक माने घड़ी, वाइज माने वही, क्लॉक वाइज माने घड़ी की सुइयों की दिशा, क्लॉक वाइज। ठीक है, और अगर घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में चला जाए, यानी कि इधर से इधर चला जाए, उल्टा हो जाए ना, तो उसे कहेंगे एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, वामावर्त दिशा, वामावर्त दिशा, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये भी समझ गए। घड़ी की दिशा में चलेंगे, घड़ी की सुई की दिशा में तो दक्षिणावर्त, इंग्लिश में क्लॉकवाइज, और घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में वामावर्त या एंटी क्लॉकवाइज। एंटी माने उल्टा होता है, जैसे वायरस का उल्टा एंटी वायरस। अब क्या करें, चलो तुम्हारे लिए वृत्त का परिधि और वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है उसकी सूत्र सिद्ध कर देते हैं। तो एक वृत्त बना लेते हैं, इधर बना लें। इतना बोला है, इधर ये थोड़ा है गड़बड़, हां उधर ही थोड़ा अंदर हो गया, अब इधर बाहर हो गया। अरे कोई नहीं हाथ से बना पाता है, इधर सीधा हो गया। चलो मान लो वृत्त है, लंगड़े लेके तुम लोग बना ले। लंगड़ा इंग्लिश में कहते हैं क्या, कंपास। ठीक है, ये एक वृत्त है, इसका एक यहाँ देखो केंद्र है O। ठीक है, अब इसका परिधि क्या होता है जानते हो, परि माने होता है चारों तरफ। ठीक है, तो परि मतलब इसके चारों तरफ, ये चारों तरफ का नाप ले, यही जो लाइन है इसको नाप ले, तो उसी को परिधि कहते हैं। ठीक है, परिधि, परिधि। ठीक, ये इसको इंग्लिश में कहते हैं क्या, सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस। ठीक है, अब इंग्लिश भी बता दे रहा हूँ क्यों, क्योंकि जो फॉर्मूले में इंग्लिश का एक अक्षर यूज होता है ना, एक लेटर, इसीलिए तो सर्कमफेरेंस का सी लेंगे हम परिधि के लिए। ठीक है, तो वृत्त की परिधि क्या होता है, इसके लिए बहुत पुराने टाइम से, प्राचीन काल से ही इस पे जो है बहुत सारे साइंटिस्ट जो है, मैथमेटिशियन थे, गणितज्ञ, हमारे आर्यभट्ट थे। ठीक है, और भी बहुत लोग इस पे काम किए, तो उन्होंने इसका मान दिया था वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात। तो इन्होंने ये देखा ना, देखो अब अलग अलग त्रिज्या का वृत्त लेंगे, जैसे छोटी त्रिज्या का वृत्त लेंगे तो वृत्त छोटा होगा, बड़ी त्रिज्या का वृत्त लेंगे बड़ा होगा, और बड़ी त्रिज्या बड़ा होगा, तो सबका परिधि अलग अलग होगा ना। लेकिन उसमें एक चीज और देखा गया कि कोई भी वृत्त ले लो, कितने भी बड़ी त्रिज्या का ये छोटा का, ठीक है, उसमें उनकी परिधि नाप लिया। ठीक है, और बटे क्या किया, वो व्यास, ठीक है, डायमीटर। ठीक, परिधि बटे व्यास किया जब ऐसे, चलो व्यास खींच लें, ये जब उन्होंने पूरी परिधि नापी, लिखा परिधि और बटे व्यास, ये व्यास, उनको नाप के जब अनुपात निकाला, वृत्त और वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात निकाला, तो हमेशा वो लगभग इतना आता था, 3.14। ठीक है, इसी के लगभग, तो इसी को उन्होंने पाई नाम दे दिया, पाई। ठीक है, वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात कोई भी त्रिज्या का वृत्त हो उससे नहीं मतलब है। ठीक है, अब तो उन्होंने एक एग्जांपल के लिए कहा दिया कि अगर हम कोई ऐसा वृत्त लें जिसकी त्रिज्या 7 हो, जिसकी व्यास 7 सेंटीमीटर हो, यानी कि बटे में 7 हो। ठीक है, और तो उसका व्यास कितना होगा, लगभग 22 होगा। अगर ये सेंटीमीटर है तो ये 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त लें तो उसका परिधि कितना होगा, लगभग 22 सेंटीमीटर। ये देखो 3.4 आएगा, अभी देखो 7 से भाग देख के देख लो, देखो कितना बचेगा, 7 3 21। ठीक है, 22 में से 21 घटा लो, 1 बचा,
अब दशमलव लगा लो, एक जीरो आता है ना, हाँ? तो 1 और 0 10 हो जाएगा, 7 कम 7, 10 में से 7 घटा लो 3 बचा, फिर एक जीरो आएगा 30 हो जाएगा, 7 चौके 28, फिर आगे और भी अनंत अंक आते जाएंगे, लेकिन लगभग वैल्यू इतना ले लेते हैं। तो यही तो उन्होंने कहा कि अगर हम 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त लें तो उसकी परिधि लगभग 22 सेंटीमीटर होगी। इसी तरह सभी वृत्तों का परिधि और उनके व्यास का अनुपात यही रहता है, पाई ही रहता है, इतने 3.4। कितनी भी बड़ी त्रिज्या का वृत्त ले लो, हमेशा उनके सर्कमफ्रेंस और डायमीटर का रेशियो यानी कि परिधि और व्यास का अनुपात कितना होगा, पाई होगा। ठीक है, ये समझ गए। तो ये लगभग वैल्यू है, ठीक है, ये जो है लगभग वैल्यू, इसको ऐसे लिख देते हैं। एग्जैक्ट वैल्यू ये है पाई, पाई जो है ये अपरिमेय संख्या, इररेशनल नंबर है, इसका 3.14159 ऐसे करके आता जाता है, अलग अलग अंक आते रहते हैं इनफाइनाइट टाइम, अनंत बार तक। ठीक है, तो ये लगभग मान है, ये एग्जैक्ट मान है पाई। इतना समझ गए। अब यहाँ ध्यान से देखो, अब वृत्त की परिधि यानी कि सर्कमफेरेंस का फार्मूला हम निकालने वाले हैं। अब ये समझ गए ना कि कोई भी वृत्त ले लें उसकी परिधि और व्यास यानी कि सर्कमफेरेंस और डायमीटर का रेशियो कितना होगा, पाई होगा। चलो परिधि को अगर हम सी लिखें, ठीक है, और डायमीटर को डी लिखें, तो अब इक्वल्स कितना हो जाएगा, पाई। ठीक है, हो गया। अच्छा, सी को ऐसे ही रहने दो, और डी कितना होता है, डायमीटर, डायमीटर में 2 त्रिज्या होता है ना, देखो एक आर ये हो गया, ठीक है, और एक आर ये हो गया, 2 त्रिज्या होता है ना, ठीक है, ये पूरा डायमीटर है, ठीक है, 2r। तो हम क्या लिख सकते हैं, डी को 2r लिख सकते हैं, ठीक, ये 2r को इधर भेज दो, तो c इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 पाई r, मतलब इधर आके गुणा हो जाएगा, इस तरह व्यवस्थित करके लिखेंगे। 2 को आगे लिख लिए, पाई को लिख लिए बीच में, r को सटा के लिखा मतलब गुणा है, 2 गुणे पाई गुणे r, देखो ये आ गया, गुणा हो जाएगा, ये आ गया, यही तुम्हारा फार्मूला है। हाँ नहीं नहीं, वृत्त की परिधि का, यानी कि वृत्त की परिधि क्या होगी, वृत्त की परिधि बराबर क्या होगा, 2 पाई r, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफेरेंस मतलब इंग्लिश वाले भी देख रहे हैं तो वो भी समझ सकते हैं। ठीक है, सर्कमफेरेंस इक्वल टू 2 पाई r, ये फार्मूला। ठीक है, अच्छा अगर हम यहाँ डी ही रहने दिए होते तो यहाँ इसको अगर भेजते तो c इक्वल टू क्या आता, पाई डी, डी को इधर देखो पाई डी, तो ये लिखो c इक्वल टू पाई डी लिखो, चाहे ये 2r को जब भेज दें तो c इक्वल टू क्या, 2 पाई r, ये दोनों फार्मूला है। ठीक है, अगर तुम्हें चाहो तो डायमीटर लेके सर्कमफेरेंस निकालो, और चाहे तो रेडियस निकालो, d इक्वल टू 2r रखोगे तो ये आ जाएगा, 2r इक्वल टू d रखोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, ऊपर ऊपर क्या कड़ी कहाँ, दोनों जगह से है। हाँ यही है। ठीक है, ये डायमीटर के टर्म में है और ये रेडियस के टर्म में, मतलब ये व्यास के पद में और ये त्रिज्या के पद में। अब हम वृत्त की क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ सर्कल ये प्रूव कर दें, तो इसको मिटा लें। चलो अब सिद्ध करते हैं वृत्त का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सर्कल। चल लिखा नहीं रहा, वृत्त का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सर्कल। तो जैसे एक वृत्त बना लेते हैं, अंडा बन गया, नहीं भी बन गया, ये लगा है वृत्त, ये भी केंद्र यहाँ है। ठीक है, तो देखो उसका आयत का क्षेत्रफल पता है ना, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेथ। अरे ऐसे है ना, ये आयत है अगर, ठीक है, तो ये लेंथ हो गया और ये ब्रेथ हो गया, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, इसी की सहायता से निकालेंगे। ठीक है, तो करते क्या है, वृत्त को जो है खूब छोटे छोटे ऐसे त्रिज्य खंडों में काट लेते हैं। वो उसको क्या नाम है, ठीक है, जैसा कि मालूम नहीं वहीं नहीं, अरे वहीं से ढेर सारा जा रहा है, तो कहाँ पता चलेगा। वीडियो लंबी हो जाएगी, इसको 1.5 गुना स्पीड पे कर देंगे, थोड़ा कम हो जाएगा लंबाई ना, 1.5x पे कर देंगे इसकी, 1.2x पे, ये ठीक नहीं जाता, ताकि हमारा ये इस तरह काट दिए। अब देखो ऐसे समान समान काट देते हैं, ऐसे इक्वल इक्वल। ठीक है, ढेर सारे पार्ट, तो अब देखो ऐसे काट के ये वाला मान लो, ये वाला हिस्सा ऐसे रख दिए, ये चलो यहाँ से रखें तो ऐसे आएगा ना, ऐसे होगा। ठीक, ऐसे ये वाला मान लो काट के रख दिए, ये वाला, ठीक, और ये वाला काट के इसको उल्टा रख दिए, इधर से यहाँ से, ये यहाँ से, ठीक है, यहाँ से ये इसी प्रकार का इसको रख दिए यहाँ से ऐसे करके उल्टा ऐसे। ठीक है, इस तरह से। ठीक, फिर इस वाले को काट के ऐसे इधर से उल्टा रख दिए, ठीक है, ऐसे ऐसे करके, फिर उधर से ऐसे उल्टा रख दिए ऐसे। ठीक, ऐसे इस सारे टुकड़े को ऐसे हम अगर रख दें तो इस तरह से बन जाएगा, ऐसे 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 ना, ऐसे करके
जाओ बढ़िया बना देती हूँ। नहीं बना मस्त ए ये दूसरा वाला टुकड़ा हो गया, ठीक है। ये तीसरा टुकड़ा ऐसे एक एक करके ऐसे उल्टा करके रखते जाते हैं, तो इस तरह से मिल जाएगा, ठीक है। ठीक है, एक ये इस तरह से। तो ये देखो, ये एक समांतर चतुर्भुज जैसा नहीं लग रहा है? ये देखो समांतर चतुर्भुज जैसा नहीं लग रहा है? समांतर चतुर्भुज क्या होता है? आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं, ठीक है। आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं, ठीक है। जिसकी दो भुजाएं समांतर दो असमांतर हैं। ये देखो आमने सामने की भुजाएं, ये पैरेललोग्राम है, ठीक है। समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल हाँ, समांतर चतुर्भुज का लंबाई बड़ी चौड़ाई, समांतर चतुर्भुज लंबाई बड़ी ऊंचाई ये होता है। ये समांतर लंबाई बड़ी ऊंचाई का हो, चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई बड़ी चौड़ाई ऊंचाई, वही आधार गुणे ऊंचाई, ऊंचाई को आधार बड़े ऊंचाई ऊंचाई। तो यहाँ ऊंचाई तो पता नहीं है, ये देखो यहाँ से जब इस पे लंब खींचेंगे 90 डिग्री, ठीक है। ये ऐसे 90 डिग्री, ये जब 90 डिग्री खींचेंगे परपेंडिकुलर, ये ऊंचाई होगा, ये, ठीक है। और ये आधार है, बेस है, ये आधार, ये आधार, यही ना। तो इसमें देख लो ये आधार हो जाएगा। अच्छा, अभी ये इसमें थोड़ा एरिया ऐसे, ये देखो इसमें गायब है ना, ये एकदम समतल नहीं है ना ऐसे। ये देखो अगर हम इसको खूब महीन महीन काट लें ऐसे, खूब पतला पतला, खूब पतला पतला, ठीक है, इस तरह से खूब पतला पतला काट लें, तो ये लगभग आयत हो जाएगा ना, एकदम खूब पतला, एकदम जितना महीन हो सके काट लें, तो ये ऐसे बन जाएगा, ऐसे, इस तरह से, ऐसे ऐसे रहेगा, ऐसे, ठीक है। मान लो एक जो है टुकड़ा इधर से रखे ऐसे, ठीक है। एक टुकड़ा यहाँ से ऐसे रखे, ऐसे मिला दिए, ठीक है। खूब महीन महीन काटे रहेंगे, तो ये लगभग आयत बन जाएगा। ये जितना महीन रहेगा ये समतल की ओर बढ़ता जाएगा ना। ये देखो अगर ये इतना भाग है, ये देखो अभी इतना कर्व है ना यहाँ, ये अभी इसको और महीन कर दें तो ये देखो लगभग समतल हो जा रहा है कि नहीं, और महीन काट दें तो ये समतल हो जाएगा, इस तरह से आ जाएगा एकदम ऐसे, लगभग ऐसे, ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ ध्यान देना है, अगर ये समांतर चतुर्भुज बन जा रहा है, ठीक है, ये देखो, तो ये समांतर चतुर्भुज बन गया। इस पूरे देखो इसका सारा एरिया, सारा क्षेत्र काट के हम बना दिए क्या, समांतर चतुर्भुज। तो इसका आधार क्या होगा, ये। अच्छा, ये यही भाग, तो यही वाला काट के आधा इधर है, आधा इधर है। देखो एक टुकड़ा काट के यहाँ रखे थे, एक टुकड़ा काट के इधर उल्टा रखे थे, फिर एक टुकड़ा इधर नीचे, फिर एक टुकड़ा ऊपर, ऐसे करके, यानी कि ये पूरा जो है, ये पूरा है, आधा इधर है इस साइड में ये, और आधा इधर है। तो ये पूरा कितना होता है, पूरा कितना होता है, 2 पाई आर। परिधि है, पूरा कितना होता है, 2 पाई आर। पूरा 2 पाई आर, पूरा कितना है, 2 पाई आर। तो आधा कितना होगा, पाई आर होगा ना आधा, यानी कि ये कितना होगा, ये पाई आर होगा, और ये पाई आर होगा, तभी तो 2 पाई आर होगा। ये पाई आर है और इधर पाई आर, 2 पाई आर है, आधा इधर आधा उधर। और इसका ऊंचाई क्या होगा, वही त्रिज्या होगा। जब इसको खूब पतला पतला काट के बढ़िया से रखेंगे तो ये लगभग ऐसे आयत जैसा बन जाएगा, ऐसे रेक्टेंगल की तरह बन जाएगा, ठीक है। और ये इसका क्या है, रेडियस है, त्रिज्या है। तो हम इसका अब नहीं निकाल सकते क्षेत्रफल, तो हम कह सकते हैं वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, ठीक है। अच्छा, ये त्रिज्या होगा, ऊंचाई इसका जो है, ठीक, कितना हो जाएगा, ये त्रिज्या ही इसका ऊंचाई होगा, ठीक है। या अगर ये आयत बन गया, बढ़िया से रख दिया खूब महीन महीन काट के, तो ये आयत बन जाएगा, ठीक है, रेक्टेंगल बन जाएगा। तो इसका लेंथ क्या हो जाएगा, पाई आर, लंबाई, और ब्रेड्थ यानी कि चौड़ाई क्या हो जाएगा। हाँ, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो ये देखो, ये भी तो आयत बन गया रेक्टेंगल, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, लेंथ यानी कि पाई आर, ठीक है, पाई आर और इनटू ब्रेड्थ यानी कि चौड़ाई कितना, आर, कितना आ गया, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या आ गया, पाई आर स्क्वायर। इसको लर्न कर लेना, याद कर लेना, ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। वृत्त का परिधि क्या होता है, 2 पाई आर। तो उसी की सहायता से निकालें, आधा पाई आर इधर हो गया, ठीक है, आधा पाई आर इधर हो गया, आधा भाग इसका इधर 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 गया, ठीक है। फिर आगे हम जो है और भी चीजें सिद्ध करेंगे। आ जाता है। तो वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो तो सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भेज दें, यानी कि शेयर कर लें, ठीक है। देखो
हर एक फार्मूला हम प्रूव करके बताएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे उससे, तब फिर हम सवाल लगाएंगे। अभी आगे जितने थ्योरम आने वाले हैं प्रमेय, उन सबको सिद्ध करेंगे, फिर उसकी सहायता से हम लोग सवाल लगाएंगे। ओके, तो कैसा लगा? वृत्त की परिधि और वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला जैसे हम निकाले हैं, इस तरह अगर आप जानते रहोगे कैसे उसका सूत्र निकला था, तो फिर कभी सूत्र भूलोगे नहीं, आप निकाल भी सकते हो खुद से। और कितना इंटरेस्टिंग है ना कि हर फार्मूला आपको पता हो कि कहाँ से कैसे आया।